Good morning, students. Now I start our today's class in subject of political science. As you know, we learned the chapter of politics in plan development, and we finish our previous topic, which is the planning. I hope you all are very well understand about whole topic. Now we move from our other topic, which is the early initiatives. इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग जो हमने एक अर्थव्यवस्था को स्वरूप देने के लिए जिस प्रकार की नीति अपनाई, यानी कि वो नीति जो प्राइवेटाइजेशन के अपोज में हो और गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसमें वेलफेयर स्कीम्स हो, तो इस नीति को अपनाने के बाद क्या प्रारूप रहा वो अब हम अर्ली इनिशिएटिव्स में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूएसएसआर की तरफ 5 ईयर प्लान पे काम करना शुरू कर दिए। 5 ईयर प्लान पे हम लोगों ने बात भी की थी, और इस 5 ईयर प्लान में जो सेंटर और स्टेट के बजट थे उसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट था जो डेली रूटीन के खर्चे थे, तो हाफ पार्ट उस बजट का उस पर निकाल दिया गया कि उससे डेली रूटीन के खर्चों को मेंटेन किया जाएगा, और बजट का जो दूसरा पार्ट था वो 5 ईयर प्लान के लिए लगाया गया, ताकि हम इसको धीरे धीरे खर्च करेंगे, 5 सालों तक खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा, चाहे वो सेंट्रल का बजट हो और स्टेट का बजट हो, इन बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब इसके साथ देखिए, सबसे पहले 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ, और ये जो 5 ईयर प्लान था, इस 5 ईयर प्लान में जो हमारे देश के हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, रिपोर्टर हो, टीचर्स हो, लॉयर हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वर्कर्स हो, ये सारे लोगों ने इस पे डिबेट्स किया, इसके ऊपर विचार रखे, तर्क रखे, कैसे काम किया जाएगा इन 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। जो पहला प्लान लॉन्च हुआ तो काफ़ी इस पे डिबेट्स हुए, और चूँकि प्लानिंग के ऊपर ये आधारित थी, तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुई, इसमें ये डिबेट और अपने एक्सट्रीम पे गया, और थर्ड पंचवर्षीय योजना में भी, ये 5 ईयर प्लान में भी डिबेट लगातार चलता रहा, यानी कि ये जो प्लानिंग को लेकर के बहस थे ये लगातार होते रहे। उसके बाद जो तीसरी के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने वाली थी, उस समय जो भारत था वो इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि आर्थिक मंदी की तरफ चल गया था, तो इस वजह से इस योजना को थोड़ी देर के लिए टालना पड़ा। हालांकि ये जितने भी हमारे यहाँ करीब 3 पंचवर्षीय योजना लॉन्च हो चुके थे, तो इनके जो इसको क्रिटिसाइज तो किया गया, लेकिन फाइनली ये हम कह सकते हैं कि इन योजनाओं के बल पे भारत का जो स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो मजबूती के साथ खड़ा हो पाया। ये इनका एक बेनिफिट था। तो ये इनिशियली स्टेज थे। आगे हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये स्टार्ट होता है, किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट होता है, इनिशिएटिव्स कैसे लिए जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो 1951 की, तो 1951 से ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, और ये योजना जो थी ये स्पेशली फार्मिंग को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के फोकस्ड थी। के.एन. राज जो कि बड़े युवा अर्थशास्त्री थे उस समय, उन्होंने ये दलील दी थी कि भारत को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए, बल्कि उसे हीलिंग की तरह बहुत धीमे धीमे विकास करना होगा, और सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर फोकस्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना होगा डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो ये प्रोग्राम भारत सपोर्ट नहीं कर पाएगा। के.एन. राज के ये मत थे। तो भारत का जो पहला फोकस रहा डेवलपमेंट को लेकर के, वो, या ये 5 ईयर प्लान को लेकर के जो पहला फोकस रहा वो एग्रीकल्चर पे रहा। देश का जो रेवेन्यू था, देश के पास जो पैसा था, यानी देश का जो वार्षिक आय थी, उस आय को, उस इनकम को सरकार एग्रीकल्चर प्रोग्राम को डेवलप करने में लगाया। बड़े बड़े बांध बनाए गए, सिंचाई केंद्र बनाए गए, सिंचाई के लिए नहर बनाई गई, कैनाल्स बनाए गए। भाखड़ा नांगल बांध उन्हीं समय में बना। और जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट कि ये नए भारत के मंदिर हैं, ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो मोस्टली एग्रीकल्चर फोकस्ड प्लान था। अब देखिए कुछ समस्याएं भी थी इसके साथ साथ।
भारत में चूँकि जो उस समय का जो लैंड रिफॉर्म उस समय हुआ नहीं था, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो बड़ा ही करप्ट था। बड़े ज़मींदारों के पास ज़्यादा ज़मीनें थीं और लैंड लेबर्स ज़्यादा थे, तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर इसमें इफ़ेक्ट तो होगा ही। तो पहले तो अगर एग्रीकल्चर से हमें डेवलपमेंट या रेवेन्यू ज़्यादा लेना है तो लैंड रिफॉर्म्स करना था, ये एक समस्या थी। वो लैंड रिफॉर्म्स हालांकि बाद में इंदिरा जी ने किया। उसके बाद इनका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें एक एम और था कि हमें लोगों के इनकम को हाई करना है, कम से कम इतना हाई हो जाए इनकम कि वो जो जितना उनका खर्च है उनका बचत उससे ज़्यादा हो, यानी कि सेविंग्स ज़्यादा हो और उनका खर्च कम रहे। तो खर्च तो पहले से ही बहुत कम था, उसको और कम नहीं किया जा सकता था। सेविंग्स यानी कि इनकम बढ़े ताकि उनके सेविंग्स बढ़े, वो बचत कर सके, पैसे को रख सके, क्योंकि अर्ली स्टेज था, इकोनॉमिक तौर पे हम बहुत पिछड़े थे। तो प्राइमरी स्टेज के हिसाब से हम जान सकते हैं, जैसे और दुनिया के लेवल पे देखिए तो बड़े बड़े देश थे, उनके यहाँ खर्च भी ज़्यादा था, इनकम भी ज़्यादा था, सेविंग्स भी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे यहाँ इनकम ही कम था और खर्च हम ऑलरेडी बहुत कम किए थे, क्योंकि हमारे पास इनकम कम है। तो सेविंग्स की बात आप कैसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा एम था कि लोगों के इनकम को बढ़ाया जाए, जिसमें ये ऑप्शन था कि खर्च कम करके बचत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी खर्च हम बहुत कम कर रहे थे। जो राष्ट्रीय जो देश के लोग थे उनके खर्च यानी कि कंजप्शंस बहुत कम थे, अब वो कम था तो उसको और कम नहीं किया जा सकता है ताकि सेविंग्स बढ़े, यानी कि सेविंग्स को बढ़ाने के लिए हमें इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि लोगों के आय को बढ़ाने का एक एम रखा गया इसमें, और इस एम को हम तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड 5 ईयर प्लान में जाकर के पा सके। लेकिन फिर तब भी वो कोई बहुत हमें संतुष्टि प्रदान करने वाला वो नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश होने वाला बजट नहीं था, बचत नहीं था, सेविंग्स नहीं थी। तो इस प्रकार हमारा पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम चला, या फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान थे वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब हम दूसरे 5 ईयर प्लान के ऊपर फोकस करते हैं। तो जैसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था, यानी कि बहुत धीरे धीरे देश को विकास की ओर ले जाना है, एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना है, लोगों के बेसिक इनकम को बढ़ाना है, इन चीज़ों पे था। और जो दूसरा 5 ईयर प्लान था ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके टॉपिक में है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेज़ी से औद्योगिकरण को बढ़ाना है, तीव्र औद्योगिकरण करना है, बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है इंडस्ट्रीज़ के, ताकि देश को विदेशी मुद्रा मिल सके, फॉरेन मनी जो है वो मिल सके, इन्वेस्टमेंट हो। और इन चीज़ों यानी कि एक तरीके से अब हम जो हमारा विकास क्रम जो गांवों में था अब वो शहरों की तरफ मुड़ने वाला था या मुड़ रहा था। अब इसके जो लीडर थे वो पीसी महालनोबिस के लीडरशिप में यह प्रोग्राम यानी कि ये 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इसमें क्या था कि जो पहला हमारा था, हमने पहले बताया कि वो पहला जो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, दूसरा ये था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेज़ी से विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो बहुत तेज़ी से, और एक तरीके से देश में ज़बरदस्त तरीके से औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास था। अब इसमें देखिए किन किन चीज़ों का था। सबसे बड़ी बात क्या गवर्नमेंट ने किया कि जितने भी उनके अपने देश के हमारे यहाँ जो उद्योग थे, यानी कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए क्या किया कि इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी पे हैवी टैक्स लगा दिया, यानी कि आयात शुल्क पे हैवी टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी पे हैवी टैक्स का मतलब कि जो बाहर से सामान कोई कंपनी अगर भेजेगी तो भारत में वो सामान जस्ट दुगनी हो जाएगी। सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ कि उस समय अगर टाटा चाय बना रहा है, ठीक है, और ब्रिटेन की कोई कंपनी है वो भी चाय बना रही है, तो टाटा का चाय अगर 50 रुपये का 250 ग्राम पैकेट आपको पड़ रहा है और ब्रिटेन का चाय आपको भी 50 रुपये का 250 ग्राम पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट ब्रिटेन के टी पे इंपोर्ट टैक्स लगा देगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी। अब इसकी वजह से जो हमारे टाटा टी का रेट तो 50 रुपये ही रह जाएगा, वो तो 50 का ही है, लेकिन ब्रिटेन से जो 50 रुपीज़ के चाय आ रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी अगर 100% लग जा रहा है उस पर, तो वो 50 का 100 हो जाएगा।
अब यानी कि भारत की जनता जाहिर सी बात है टाटा टी को ही प्रेफरेंस देगी, टाटा टी ही खरीदेगी। तो इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, मैं बड़े बड़े उद्योगों को ऐसे संरक्षित किया गया। मैं चाय की बात को मत लेकर के समझिएगा कि सिर्फ चाय को ही ऐसा किया गया, बल्कि भारत में जितने भी उस समय इंडस्ट्रीज चल रहे थे उन सब के साथ ऐसा किया गया। जो बाहर के इंपोर्ट आइटम्स आ रहे थे उन पर ड्यूटी बढ़ा दी गई थी ताकि हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज है वो खड़ा हो पाए। अच्छा, ये तो एक हो गया। इसके बाद था कि इस अवधि में जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है दोनों ही ग्रोथ कर रहे थे। कहाँ ग्रोथ कर रहे थे? इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें एनर्जी सेक्टर, रेलवे, स्टील, हैवी जो टेक्नोलॉजी मशीनरीज हैं वो, कम्युनिकेशन, ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्रों में विकसित हो रहे थे। ये कैसे विकसित हो रहे थे? क्योंकि जो सरकार ने इनिशिएटिव सेक्शन लिए थे उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग्स दोनों बढ़ रही थी, जिसकी वजह से सरकार इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही थी, इन सेक्टर्स का विकास हो रहा था। और जाहिर सी बात है जब कम्युनिकेशन, एनर्जी, रेलवे, स्टील, हैवी टेक्निकल मशीनरीज का जब विकास होगा तो रोज़गार भी बढ़ेंगे, और रोज़गार बढ़ेगा तो हमारा जो इनकम है वो बढ़ेगा, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगा, यानी कि देश धीरे 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 आर्थिक विकास की तरफ मूव करेगा। देखिए, इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। देश विकास तो कर रहा था लेकिन उस विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी थी। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास उस समय जो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ थी वो नहीं थी। उस मामले में हम ब्लैंक थे। अब टेक्नोलॉजी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता था कि हमें अपने जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन मनीज़ हैं, डॉलर को खर्च करना पड़ता था। तो एक तरीके से ये एक महंगा हमको पड़ता था, महंगे का सौदा पड़ता था। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से भारत में जो फूड ग्रेन्स हैं उससे क्राइसिस होने का एक खतरा भी आने लगा, मंडराने लगा कि हो सकता है भारत में खाद्यान्न संकट हो जाए, फूड क्राइसिस हो जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरह ही थी। तो धीरे धीरे आगे कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये लड़ाई शहरी बनाम ग्रामीण की हो गई है, सरकार इंडस्ट्रीज़ पे या शहरों पे ज़्यादा फोकस कर रही है, गांव या किसानों के ऊपर कम फोकस कर रही है। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक स्टडी करेंगे। अब कल के लेक्चर में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सा मुद्दा था शहरी बनाम ग्रामीण, यानी कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज़ का जो इशू था वो इशू कैसे क्रिएट हुआ। ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थी वो सिटी वर्सेस रूरल एरियाज़ में कैसे कन्वर्ट हुई, कौन कौन इसमें आगे आया और इसके क्या इम्पैक्ट आए। तो इन चीज़ों को हम लोग कल जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।